हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट पेपर में हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम धीरे धीरे पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न सोपानों को चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे हम उस ओर जा रहे हैं। तो हमारा जो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है उसका द्वितीय सोपान, एक जो हायरार्की मैंने आपको बताई थी, तो उसमें द्वितीय सोपान आपको बताया था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान तथा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आपको बताया था। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने शुरू किया था आपका जो है पाठ्यक्रम निर्माण की जो सोपान है। तो पहला सोपान मैंने आपको जो है परिस्थितियों का विश्लेषण बताया था, यानी एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, जिसमें हमने दो प्रकार की परिस्थितियां, बाह्य परिस्थिति और आंतरिक परिस्थिति, यानी इन परिस्थितियों के अंतर्गत जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस प्रकार से जो है हमारी पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या उन तत्वों को हमें क्यों एड्रेस करना चाहिए, उन तत्वों को क्यों महत्व अपनी प्रक्रिया में देना चाहिए। तो इसके तहत आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय सोपान में शैक्षिक उद्देश्यों को पहचानना तथा उनका चयन करना। ठीक, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लगातार उद्देश्यों की बात कर रहे थे। ठीक है, और हमने एक चीज़ आपको इससे पहले बताया था कि जो शैक्षिक उद्देश्य निकलते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से निकलते हैं, वही ऑब्जेक्टिव्स जो है व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं से मुख्य रूप से निकलते हैं। ठीक है, एक समाज के रूप में जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं और एक व्यक्ति के रूप में जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं चीज़ों का मिश्रण होकर जो है शैक्षिक उद्देश्य बनते हैं और इन्हीं शैक्षिक उद्देश्यों को लेके हम जो है अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को रन कराते हैं। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है और पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो दोनों के उद्देश्य समान है। शिक्षा के उद्देश्य भी वही हैं जो किसके उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसका भी उद्देश्य वही है। ठीक है, तो कुल मिला के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का जो है निर्धारण किया गया। ठीक है, अब हम शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत के बारे में देख रहे हैं। हालांकि स्रोत इसके बहुत सारे हो जाते हैं। जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत, यानी जहाँ से शैक्षिक उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है, तो स्रोत तो इसके व्यापक हो गए, अभी हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेसिकली 3 स्रोत जो है मुख्य रूप से जो है शैक्षिक उद्देश्यों के माने गए हैं। समाज यानी सोसाइटी, दूसरा आपका व्यक्ति इंडिविजुअल, और तीसरा आपका है ज्ञान। ठीक है, समाज की जो आवश्यकता है, जो आकांक्षा है, वो शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं, क्योंकि समाज जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, समाज अपने विकास के लिए जो है विद्यालय की तरफ देखता है, शिक्षा प्रक्रिया की तरफ देखता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति की एक इंडिविजुअल के रूप में जो उसकी आवश्यकता, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसकी आकांक्षा है, वो भी शैक्षिक उद्देश्यों का रूप धारण कर लेती हैं। और तीसरा आपका ज्ञान, नॉलेज, यानी जो हमारा पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, जो पास्ट का हमारा नॉलेज है, चाहे वो किताब के फॉर्म में है, चाहे वो अनुभव के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जैसे शिक्षा के एक उद्देश्य है नैतिक विकास करना, मॉरल डेवलपमेंट करना। हो सकता है भारतीय समाज के अलावा दूसरी जगह ये शिक्षा का उद्देश्य ना हो। ठीक है, लेकिन भारतीय समाज में ये शिक्षा का उद्देश्य है
नैतिक विकास करना। और इस उद्देश्य की जो उत्पत्ति हुई है वो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, पूर्व भूतकालीन जो हमारे इतिहास में जो हमारा समृद्ध इतिहास और परंपरा है, जो सामाजिक परंपरा है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, तो उससे ये उद्देश्य निकला हुआ। अपने वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं और उसके बाद जितने भी अध्ययन हुए हैं, उन सारे अध्ययनों में इस उद्देश्य को देखा है कि व्यक्ति का क्या करना, नैतिक विकास करना। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब ये है कि जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उससे भी जो है कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं थोड़ा इसमें कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना क्यों जरूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो पहली चीज़ इसमें ये है कि शैक्षिक उद्देश्यों को इसलिए निर्धारित करना चाहिए कि इससे हमारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, उनको दिशा मिलती है। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होता है कि बच्चे का मानसिक विकास करना, तो उसके लिए कार्यक्रम सेट होता है, उसके लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस सेट होता है, लर्निंग सिचुएशन सेट होता है और हम उस ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था उसमें एक कार्यक्रम नहीं होता, उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए होते हैं। ठीक है, तो जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के द्वारा इन्हें एक दिशा मिलती है। ठीक है, शैक्षिक क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण हो जाता है, जिस प्रकार का उद्देश्य है उस प्रकार की शैक्षिक क्रिया करवाना। ठीक है, मानसिक विकास आपको करना है तो मानसिक प्रकार की जो है आपको क्रिया कराएंगे। आप शारीरिक विकास का आपका लक्ष्य है तो शारीरिक प्रकार की क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो यानी जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे, उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे, उनकी पहचान नहीं होगी, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी क्रियाओं का जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगी, वो कैसी होगी। तीसरी चीज़ इसमें है शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन एवं व्यवस्थीकरण होता है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम हैं। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, और इन सब का उद्देश्य, जितनी भी गतिविधि है, जितने भी विद्यालय और विद्यालय के बाहर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन सभी का उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। ठीक है, तो जब उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण होता है, तो इससे हमें आसानी से हम सारे कार्यक्रम को नियोजित कर लेते हैं। अधिगम के विभिन्न पक्षों में विविधीकरण संभव हो जाता है। अब अधिगम यानी जो लर्निंग हमारी है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो उन्हें कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनके मध्य हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ठीक है, ये आसान हो जाता है, ये आसान। अब लर्निंग के विभिन्न पक्ष कौन है। ठीक है, जैसे हम शैक्षिक उद्देश्यों, यदि हम ब्लूम का वर्गीकरण देखें, ब्लूम टैक्सोनॉमी देखें, तो उसमें उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को जो है आपका 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में बांटा है। तो ज्ञानात्मक प्रकार की लर्निंग दूसरी होती है, भावात्मक की दूसरी होती है, और आपका जो है क्रियात्मक की दूसरी होती है। ज्ञानात्मक में बच्चा जो है चीज़ों को, विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को जो है रिसीव करता है, उसे रिकॉग्नाइज और रिकॉल करता है। ठीक, एफेक्टिव डोमेन यानी जो आपका भावात्मक स्तर है, वहाँ पे चीज़ों को एसिमिलेट करता है। ठीक है, और जो आपका तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य में जो है जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, जो ज्ञान उसने एसिमिलेट किया, उसे जो है अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना। ठीक है, तो सामान्यतः उसके व्यवहार परिवर्तन के रूप में या उसके व्यवहार में नए स्किल के विकास के रूप में हम उस ज्ञान को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उद्देश्यों की पहचान करेंगे। अब उद्देश्यों डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे, जब हम ज्ञानात्मक स्तर के लिए अलग उद्देश्य रखेंगे, भावात्मक के लिए अलग रखेंगे और क्रियात्मक के लिए अलग रखेंगे। ठीक है, विकास एवं उपलब्धि के मापन को आधार मिलता है। आपने देखा कि जो भी सिलेबस हम साल भर में पढ़ाते हैं, जो भी पाठ्यक्रम, जो भी गतिविधियां हम करवाते हैं, लास्ट में उन्हीं के आधार पे हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। और जो आपका जो पाठ्यक्रम होता है, वो पाठ्यक्रम क्या है, आपके शैक्षिक उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व है। यानी एक विशेष कक्षा में जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है या जो भी क्रियाकलाप गतिविधियां निर्धारित की गई हैं, वो सारे आपके उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए रखी गई। अर्थात
इसका मतलब ये हो गया कि जो हम बच्चे का जो अचीवमेंट होता है उसको इवेल्युएट करते हैं या उसका मेजरमेंट करते हैं, तो ये भी जो है उद्देश्यों के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी हम उन चीज़ों को उद्देश्यों की कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, हमने आपको कहा था कि आवश्यकता से उद्देश्य बनता है। आवश्यकता से क्या बनते हैं? उद्देश्य बनते हैं। ठीक है, अब सारी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं है। कुछ आवश्यकताओं को तत्काल पूरा किया जाना होता है, कुछ आवश्यकताओं को हम थोड़ा पेंडिंग में रख सकते हैं, ये हमारे जीवन में भी होता है। ठीक है, तो जो आवश्यकताएं जितनी जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है, आवश्यकता की है, ठीक है, हम उसको जो है उससे रिलेटेड जो काम है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें विभिन्न जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो हम शैक्षिक उद्देश्यों जो उद्देश्य सबसे पहले या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको हम पहले रखते हैं और ऐसे उनको जो है एक प्रायोरिटी के क्रम में रख देते हैं। अधिगम अनुभवों तथा अंतर्वस्तु के चयन में सहायता मिलती है। अधिगम अनुभव, ठीक है, अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंस देने पड़ते हैं। यदि हम इसे भी जो है फिर उसी वर्गीकरण की दृष्टि से देखें, उद्देश्यों के वर्गीकरण की दृष्टि से, तो आप बच्चे में स्किल डेवलपमेंट या उसके बिहेवियरल उसका जो चेंज है वो आप केवल चीज़ों को पढ़ा करके नहीं कर सकते, बल्कि यू हैव टू गो थ्रू टू सम एक्टिविटीज। जब तक आप बच्चे को एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे, जब तक आप बच्चों को क्रियाओं में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कराएंगे, तब तक उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, चीज़ें उसके व्यवहार में नहीं आएंगी। हाँ, दिमाग में उसकी अपर स्टोरी में उससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा फैक्ट हो सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट स्टिल इफ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज और skill development that needs the practice of some particular exercises। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो है हम अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं और अंतर्वस्तु यानी जो कंटेंट है उसका भी चयन कर लेते हैं। ठीक है, यानी एक जो अंतर्वस्तु, एक जो कंटेंट है, एक जो विषय या टॉपिक है, वो सारे उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। मतलब इन चीज़ों के लिए हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अब आगे आते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत। अभी हमने आपको समाज, व्यक्ति और ज्ञान, इन तीन चीज़ों को मोटे रूप से बताया। 3-4 चीज़ें इसमें और आपका है। इसमें सबसे पहले आपका है कि परिस्थिति विश्लेषण के आंतरिक तथा बाह्य घटकों की पहचान करना। ठीक है ना, जो हम शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत हैं, तो अब जैसे हमने आंतरिक घटक में बताया कि जिनका सीधा संबंध, ऐसे तत्व जिनका सीधा संबंध पाठ्यक्रम निर्माण की क्रिया से होता है, छात्र है, शिक्षक है, विद्यालय वातावरण है। ठीक है, तो यहाँ पे और बाह्य घटक जो है हमने आपको बताया था कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन होते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये तमाम चीज़ें जो है बाह्य घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब हम सिचुएशन का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन करते हैं, तो उससे जो चीज़ें निकल करके आती है, उससे जो आवश्यकताएं हमें दिखती है, उससे जो संभावनाएं हमें दिखती है, हम उन चीज़ों को अपने उद्देश्यों में शामिल कर लेते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार। ठीक है, यानी आपने देखा जब आप शिक्षा दर्शन पढ़ रहे थे तो बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं वहाँ पे थी। आप वहाँ पे प्रकृतिवाद था, वहाँ पे आदर्शवाद था, वहाँ पे प्रयोजनवाद था और इसके अलावा भी बहुत सारी विचारधारा। ठीक है, तो हम किस विचारधारा पे विश्वास कर रहे हैं? ठीक है, अब आप देखिए जैसे आदर्शवाद है और जो प्रकृतिवाद है, ठीक है, दोनों जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, उनके शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग हैं। एक सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, तो दूसरा आपका जो है प्रैक्टिकल
जो है एज इट इज उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये जो दार्शनिक विचारधाराएं, इनसे हमारे शैक्षिक उद्देश्य निकलते हैं। जो हमारा सोशल पैटर्न है, सामाजिक जो हमारा ढांचा है, सामाजिक जो परंपराएं हैं, उनसे भी जो है शैक्षिक उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है। जिस आर्थिक विचारधारा के हम पोषक हैं, हम समाजवादी विचारधारा को अपना रहे हैं, हम मार्केट इकोनॉमी को अपना रहे हैं, हम पूंजीवाद को अपना रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा के उद्देश्यों का की उत्पत्ति होती है। और राजनीतिक आधार, जो राजनीतिक विचारधारा आपके देश में काम कर रही है, जिस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग सत्तासीन हैं, ठीक है, वे भी अपने स्तर से जो है क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का मतलब अपनी विचारधारा के अनुसार जो है पूरी शिक्षा व्यवस्था में, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से भी जो है शैक्षिक उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है। छात्रों के विकास की अवस्थाओं की आवश्यकताएं, ठीक है, छात्रों के विकास की अलग अलग अवस्थाएं, उसके जन्म से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक आपने पढ़ा कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, आपका जो है प्रौढ़ावस्था है। तो ये जो विकास की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे बच्चे की अलग अलग नीड्स होती है। तो उन नीड्स को पूरा करना, ठीक है, उन आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है, तो उन आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए हम कुछ निश्चित उद्देश्यों का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे मानव बाल्यावस्था की बात करें तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, उस प्रकार की चीज़ों पे जो है ज़्यादा, जो खेल कूद स्पोर्ट्स गेम्स हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो वो हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, समझ। तो वहाँ पे अब किशोर अवस्था में कुछ दूसरे प्रकार की शिक्षा चाहिए। जैसे किशोर वहाँ पे जो है आपका बहुत सारे इमोशनल चेंजेज होते हैं बच्चे में, बहुत सारे फिजिकल चेंजेज होते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए उन जो समस्याएं बच्चा वहाँ पे फील करता है, उन समस्याओं से उभारने के लिए वहाँ पे दूसरी प्रकार की चीज़ें चाहिए। ठीक, तो इन जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, इनसे भी आपका क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है। राष्ट्र के भावी नागरिकों के कौशल एवं क्षमताओं का स्वरूप, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन्स वी आर एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर। एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में हमें भविष्य में कैसे नागरिक चाहिए। हमें टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, हमें मेडिकल एक्सपर्ट चाहिए, या हमें दूसरे प्रकार के लोग चाहिए। ठीक है, तो जैसे लोग हमें चाहिए, हम उसी प्रकार से अपनी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उस प्रकार के लोगों को तैयार करते हैं। ठीक, तो ये आपके शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत हो गए। इसके बाद थोड़ा सा हम जो है ये देख लें कि जब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है तो उस निर्धारण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो पहला है प्रबुद्ध एवं रुचि संपन्न व्यक्तियों के मतों एवं अध्ययनों का संदर्भ। प्रबुद्ध मतलब इस फील्ड से जुड़े हुए, जो शिक्षा की प्रक्रिया से, शिक्षा के विकास से, पाठ्यक्रम के विकास से जुड़े हुए जो लोग हैं और जिनकी इस फील्ड में रुचि है, उनके जो रिसर्च हैं, उनकी जो स्टडीज हैं, ठीक है, उन लोगों के रिसर्च और स्टडीज़ में जो चीज़ें निकल के आई है, ठीक है, तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को ये प्रभावित करता है। विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव, आपने देखा होगा, अपने हिस्ट्री वाले पेपर में पढ़ा कि स्वतंत्रता से पूर्व भी और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे आयोग और समितियां जो है शिक्षा पे या पाठ्यक्रम पे जो है सिफारिश, उस पर सिफारिश देने के लिए बनाएगी। ठीक है, तो ये लोग जो सुझाव देते हैं, क्योंकि बड़े एक्सपर्ट लोग इनमें होते हैं जिनका बहुत लंबा एकेडमिक एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड से जुड़ा हुआ, तो इन लोगों के सुझाव को, इन समितियों के सुझाव को इसमें महत्व दिया जाता है। मानव के व्यक्तिगत विकास से जुड़े विभिन्न पहलू, ठीक है, व्यक्ति का सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ठीक है, इन विकासों से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, जो जो चीज़ें इन्हें इफेक्ट करती, जो जो चीज़ें इन्हें सपोर्ट करती, वे सारी चीज़ें भी जो है शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं या इनके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण,
जो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे जब आप शिक्षा का ऐतिहासिक विकास भारत में पढ़ते हैं तो आप वैदिक काल से शुरू करते हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल, ठीक है, फिर जो है स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद आधुनिक काल, इन तमाम अलग अलग सेगमेंट्स में जो है आप ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो समृद्ध शैक्षिक इतिहास रहा है, इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या इस इतिहास की कौन सी चीज़ हमें विकास में सपोर्ट कर सकती है, उन चीज़ों को भी हम वही चीज़ें भी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में, समाज की तात्कालिक आवश्यकताएं क्या अभी तुरंत जो पूरी की जानी है वही चीज़ें, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक जटिलताएं तथा परिवर्तन, और जो तकनीकी परिवर्तन है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हैं, ये सारी चीज़ें शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने, थैंक यू।